मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, इस वीडियो में आपको आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के 100 ऐसे महत्वपूर्ण PYQ कराऊंगा जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में मिलेंगे। PDF आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको वहीं भेज दी जाएगी। सारे प्रश्न आपको डिटेल में मिलने वाले हैं और जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको ट्रिक भी करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। प्रश्न है, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई थी? तो आपको एक चीज़ यहाँ से सीखने को ये मिली कि प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो ब्रिटिश यानी इंग्लिश कंपनी के बीच और बंगाल के नवाब थे उनके बीच हुआ था। और युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध 1757 में हुआ था। कहाँ? 1757 में यह युद्ध हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश के बीच और नवाब के जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच हुआ था। और यार 1757 में हुआ था। कब? 1757 में हुआ था। ठीक है, अब इसके डिटेल में पढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के प्लासी में भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। एग्जाम से यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा बनता है। ठीक है, नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें क्या हुई थी? जीत हुई थी। यानी कि जो प्लासी के युद्ध हुआ था किसके बीच? बंगाल के नवाब थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें से अंग्रेज क्या है? जीत गए थे। और अंग्रेजों को नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ये यहाँ से आपको प्रश्न इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। ठीक है, कंपनी की पहली यात्रा 13 फरवरी 1601 को रवाना हुई, जिसमें रेड ड्रैगन जहाज शामिल था। इसकी यात्रा का नेतृत्व जेम्स ब्लैंकस्टर ने किया। रेड ड्रैगन ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। 1608 में हेक्टर नाम का दूसरा ब्रिटिश जहाज भारत आया, जिसकी कमान विलियम हॉकिंस के पास थी। तो पहला मैंने आपको बता दिया क्या था? पहला जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, दूसरे का नाम था हेक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट पर आने पर भव्य स्वागत किस भारतीय राजा का किया था? तो जमोरिन ने किया था। किसने? जमोरिन ने किया था। ठीक है, अब देखिए वास्को डी गामा कालीकट जो कोलकाता है वहाँ कब पहुंचा था? देखिए, वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था। उस समय कालीकट का राजा जमोरिन हुआ करता था। समुद्री ने वास्को डी गामा का गर्मजोशी से स्वागत किया, यानी कि जो उन्होंने क्या किया? बहुत ही गर्व से स्वागत किया। वास्को डी गामा ने अगले साल पुर्तगाल लौट गया और 1502 में फिर से भारत की यात्रा की। इन यात्राओं के जरिए पुर्तगाल ने कालीकट, कन्नौर और कोच्चिन में व्यापारी केंद्र स्थापित किए। अगला है, भारतीय सिविल सेवा ICS, ठीक है, तो में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला है, देखिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने इस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए इंग्लैंड में पढ़ाई की थी। उनके सफल होने के बाद अन्य भारतीयों को भी सिविल सेवा में जाने का शामिल होने का प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन मिला था। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो पुर्तगालियों को सुवाली के युद्ध में हराया था। किसमें? सुवाली के युद्ध में। देखिए, पहले क्या थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली सबसे बाद भी रहे। ठीक है, गोवा में सबसे पहले हमने, सबसे बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया इसके बाद हमने पुर्तगालियों को गोवा से भगाया था। ठीक है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश इधर आई तो उस समय पुर्तगाली थे। पुर्तगाली नहीं जाने को तैयार थे। उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और पुर्तगालियों के बीच। तो उस युद्ध को सुवाली का युद्ध कहा जाता है। मात्र आपको इतना याद रखना है। अब कब हुई थी? देखिए, सुवाली की लड़ाई 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। यह युद्ध गुजरात के सूरत के पास सुवाली गांव के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया और भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक एकाधिकार को कमजोर कर दिया।
अगला है मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है? जो मयूरभंज जिला है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। सी इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है सूरत की संधि यानी कि ट्रिस्टी ऑफ सूरत अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ राव के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन डिजरायली। ठीक है। अगला है देखिए बेंजामिन डिजरायली 1874 से 1880 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि के दौरान रॉयल टाइटल एक्ट 1876 घोषित किया गया। इस अधिनियम में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। देखिए ये पूछा जाता है जो महारानी विक्टोरिया थी वो भारत की महारानी बनाया गया किस एक्ट के जरिए? 1876 रॉयल टाइटल एक्ट के जरिए एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको याद रखिए। प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा बनता है किस एक्ट के माध्यम से या फिर किस अधिनियम के माध्यम से रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया? तो आपका उत्तर क्या होगा? रॉयल टाइटल एक्ट 1876। ठीक है। अगला है रॉयल टाइटल एक्ट 1876 ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। यह उपाधि 1876 में प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजरायली के जो है प्रोत्साहन पर ग्रहण की थी। अगला है कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरू की? तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। तो किसने? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा पुर्तगाल का पहला वायसराय था जो भारत में पुर्तगाली शासक का विस्तार करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए हम कई बार हमने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? ठीक है। तो ये पुर्तगाल भारत का, पहले पुर्तगाली आए थे ना ब्रिटिश से पहले, तो पुर्तगाल भारत का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। ये कई बार पूछा जाता है इसलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ इस बात पे। दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी एक ऐसी रणनीति थी जो पुर्तगाली साम्राज्य के लिए समुद्री शक्ति को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी कि जो समुद्री मार्ग है जहाँ से आयात निर्यात है, जो समुद्री मार्ग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इस नीति के तहत पुर्तगालियों को समुद्र में व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने और दुश्मनों को हराने के लिए एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया था। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वडियार राजवंश का शासन था? तो किस स्थान पर था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर होगा मैसूर राज्य पर था। ठीक है। ए हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी। ठीक है। अगला है वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर होगा प्लासी। ठीक है। प्लासी इसका सही उत्तर होगा। अगला है देखिए 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों को हराया था। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति हासिल करना शुरू कर दिया था। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सर विलियम जोन्स। ठीक है। अगला है मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? जो कि दूसरा किसके बीच? मैसूर साम्राज्य के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो कब लड़ा गया था? एंग्लो। अब देखिए एंग्लो का मतलब कई लोगों को नहीं पता, बता दो। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज। क्या होता है एंग्लो का मतलब? अंग्रेज होता है। ठीक है। तो अंग्रेजों के बीच और मैसूर के जो साम्राज्य थे उनके बीच युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा युद्ध। तो दूसरे युद्ध ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। 1769 से और 1775 के बीच। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। देखिए अब कौन कौन से लड़े गए थे। देखिए अगर बात की है तीसरा एंग्लो का समय है कम 1785 से 1789 के बीच। दूसरा मैंने अभी आपको बताया 1769 से 1775 के बीच। पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध है यह युद्ध जो एंग्लो मैसूर युद्ध का समय है। पहला युद्ध 1766 से 1769 के बीच हुआ था। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच? ऑप्शन नंबर ए मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच
लड़ी गई थी। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई, यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुई थी। इस लड़ाई में दुर्रानी साम्राज्य की जीत हुई थी। अगला है 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, अगस्त क्रांति मैदान पर प्रारंभ किया गया था। देखिए 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति मैदान में शुरू किया गया। इसे गोलिया टैंक मैदान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुंबई में स्थित है। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। तो कब कब्जा कर लिया था? तो ये किया था 1761 में। कब किया था? 1761 में। ठीक है, तो 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में पेरिस की संधि के तहत 1763 के तहत इसे फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया था। एक एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से के साथ जुड़ा है? तो आप सभी को पता हड़प नीति। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला है निम्नलिखित में किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन नंबर डी इसका 1782। कब? 17 मई 1782। अगर आपको डेट याद रखना तो याद रखिएगा 17 मई मतलब 5 1782। अगला है बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई थी? किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1651 में। निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? तो कब किया था? ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न देखिए बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, ठीक है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, जिससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गया। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया और ये दर्शाया कि भारत की शक्ति उनके हाथों में है। अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज और सिख। तो प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध के समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हॉर्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो किसे सौंपा था? ऑप्शन नंबर डी, मालाबार को सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा सुजाउद्दीन दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो कब किए थे? तो हमारा सही उत्तर होगा 25 का डी। कब होगा? 25 का हमारा डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है देखिए इलाहाबाद की संधि पर 16 अगस्त 1765 को हस्ताक्षर किए गए। मुगल शाह आलम द्वितीय, दिवंगत सम्राट आलमगीर द्वितीय के बेटे और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के बाद संधि को इत्याम उद्दीन, एक बंगाली मुस्लिम मुंशी और मुगल सम्राट के राजनैतिक द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1872 में भारत के वाइसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? तो इनकी हत्या जो पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। अगला है देखिए 8 फरवरी 1872 को अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। शेर अली फरीद खान नाम का एक अफगानी पठान था जिसने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी और एक रिपोर्ट में कहा गया है। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाल वाइसराय था? तो कौन भारत का पहला पुर्तगाल वाइसराय था? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो मैंने आपको बताया था। अगला है पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो 28 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको जारी किया गया था। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण जो है घटनाएं हुई या फिर कुछ योजनाएं हुई जिनके बारे में जानना आपको जरूरी है। लॉर्ड डलहौजी इसका शासनकाल 1848 से 1856 के बीच रहा। ठीक है, इसने अपने शासनकाल के दौरान भारत में आधुनिक डाक सेवा की नींव रखी थी। उन्होंने 1854 में डाक टिकटों को भी लागू किए जिससे लोगों के लिए पत्रों और अन्य डाक सामग्री को भेजना आसान हो गया।
लाल डलहौजी को भारत में रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। 1853 में उन्होंने महाराष्ट्र में पहली रेल लाइन शुरू की जो मुंबई से ठाणे को जोड़ती है। डलहौजी ने सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या और ठगी जैसे सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए भी कई प्रयास किए थे। अगला है हड़प नीति किसने दिया था? तो हड़प नीति किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी। अगला है भारत का कौन सा ब्रिटिश वाइसराय 1884 में लागू किए गए एलॉर्ड बिल से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रिपन, लॉर्ड रिपन। अगला है भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने 1773 से 1785 तक भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। उन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय भी दिया जाता है। 1787 में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और महाभियोग चलाया, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। अगला है निम्न में किस वाइसराय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्ति की थी? तो किसने की? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला है वाइसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। अगला है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में कानून बनाया था? तो किसने? था ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था। अगला है देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया। इस कानून को बंगाल सती अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून सती प्रथा को अवैध घोषित करता है और इसे दंडनीय अपराध मानता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय जैसे सामाजिक सुधारकों के प्रयास के बाद यह कानून बनाया था। तो जितना योगदान विलियम बेंटिंक का है उतना योगदान राजा राम मोहन राय जी का है। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई। ये देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना आप इनको देख सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन है कब से कब तक चलाया गया था? ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1920 से 1922 तक। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है चलाया गया था। अब देखिए क्या है असहयोग आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन था जिसकी औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। यह आंदोलन 1922 तक चला, लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने इसे फरवरी 1922 में ही वापस ले लिया। अगला है नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में जाना जाता है उसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? उसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी ये भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है अब देखिए इसके थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक सत्याग्रह चलाया। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। ठीक 6:30 बजे गांधी जी ने अपने 69 अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा और मार्च आरंभ किया। दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। गांधी जी के द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय जो लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय थे। पूछा जाता है कि नमक मार्च जब चला रहे थे गांधी जी उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। बिहार में नमक सत्याग्रह के सक्रिय होने में भाग में एक रामा देवी पांडे जी का एक महिला थी रमा देवी पांडे, इनका नाम बहुत आता है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि बिहार से जो सक्रिय रूप से नमक दांडी मार्च यात्रा में शामिल हुई उनकी महिला का नाम क्या है? तो रमा देवी पांडे है। तो ये नाम आपको याद रखना है। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली सत्याग्रह के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल, इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता है ऑप्शन नंबर डी रैमसे मैकडोनाल्ड की थी। 1930 में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए कुल 3 हुई थी 1930, 31 और 32। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे
BR अम्बेडकर तीनों गोल मेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या नरो मरो का नारा किसने दिया था? तो ये करो या मरो का नारा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये दिया गया था, ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोल मेज सम्मेलन परिषद में किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू जी ने लिया था। इन्हीं को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी या पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? अगला है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस रूप में जाना गया? तो जिसे जो है बाद में ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगला है, 1853 में बंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा की गई दूरी लगभग कितने किलोमीटर थी? यानी कि जो पहली बार ट्रेन बिछाई गई थी 1853 में, तो पहली बार ट्रायल में जो कितने किलोमीटर चली थी? ऑप्शन नंबर सी, ये कुल 34 किलोमीटर चली थी। देखिए, 1853 में बंबई जो कि मुंबई है और ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी, लगभग जो है 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। यह दूरी उस समय 21 मील के बराबर थी। यह भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी थी जो 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर, यानी कि अब उसका नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठाणे तक चली थी। इसमें 3 इंजन थे जिसका नाम था साहिबा, सिंध और सुल्तान। 18वां जोन मंडल कौन सा है? अगर आपसे पूछे 18वां जोन मंडल कौन सा है, तो तटीय दक्षिण तटीय रेलवे जोन मंडल है। अगर पूछे भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है, तो 7349 भारत में कुछ रेलवे स्टेशन है। अगर पूछा जाए आपसे भारत में पहली विद्युत रेल कब चली थी, तो भारत में पहली विद्युत रेल जो है 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। और भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो ये थे रेलवे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्यों के रूप में भारत के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो 44 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में जॉर्ज जूल अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद जो है इसमें बने थे। अगला है, लाला हरदयाल निम्न में से किस संगठन से जुड़े थे? तो लाला हरदयाल जो है किस संगठन से जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी से इनके का संबंध था। अगला प्रश्न है, अगस्त 1907 में मैडम भीका जी कामा विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला बनी, पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने किस देश पर भारतीय झंडा फहराया था? तो उनके द्वारा जो जर्मनी में भारतीय झंडा फहराया गया था। अगला है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जो क्रिप्स मिशन है ये भारत कब आया था? तो ये आया था ऑप्शन नंबर सी, 1942 में भारत आया था। अगला है, महात्मा गांधी को नग्न फकीर ये जो है उपाधि या उक्ति किसने कही? ये यानी कि ये जो वाक्य है ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, या सॉरी ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला है, और यहाँ से प्रश्न एक अक्सर पूछा गया था, एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी धोती पहनना कब से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने 22 सितंबर 1921 को शुरू किया था। उन्हें मदुरै में एक ट्रेन यात्रा के दौरान ये निर्णय लिया कि ऐसी कोई चीज नहीं के रूप में देखे जो गरीबों को आम लोगों के समानता का प्रतीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को आधा नंगा फकीर और देशद्रोही फकीर कहा। निम्नलिखित में से किस इंकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह को दिया जाता है। किसको? भगत सिंह को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी? तो आपसे पूछा जा रहा है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने शांति निकेतन में, कहाँ? शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो वो उस सन कब किया था? वो आपसे सन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा 1921 में उन्होंने स्थापना किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की फोटो। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, अगर पूछा जाए
कब की थी? 1905 में की थी। कहाँ की थी? पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1878 के वारनाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय के शासनकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? तो किस वायसराय के शासनकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। ये मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूँ। देखिए, जो वारनाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये आया था सबसे पहले आपको याद रखना है 1878 में आया था। ठीक है, यह अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। देखिए, लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था और उसको निरस्त कब कर दिया गया था? 1881 में। लगभग 3 साल बाद इसे रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। लागू किसने किया था? वारनाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था लागू? 1878 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, निरस्त कब किया गया था? 1881 में। किसके द्वारा निरस्त किया गया था? जो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसको निरस्त किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक में से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ खान। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा? तो किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये कहा गया था ऑप्शन नंबर बी किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। यह नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुआ और लोगों को प्रेरित किया। तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था, ये उदाहरण है। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत में स्वशासन के लिए होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना पूछा था किसके ने की थी? तो होम रूल जो रूल लीग की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक का भी योगदान था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वारनाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिए थे? क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया था रिपन ने कर दिया था। कब किया था? 1881 में इसको निरस्त कर दिया गया था और जो लॉर्ड लिटन के द्वारा ये पारित किया गया था 1878 में। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए नाली से गली से गुजरना पड़ता था? तो एक ऑर्डर आया था जिसे कॉर्लिंग ऑर्डर कहा गया। तो गली से जो भारतीय थे उनको गली से जो हाथ पैरों के बल जो ऐसे ऐसे क्या करना था? रेंग के चलना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर ए जनरल डायर ये से एक ऐसा दुष्ट आदमी था। अगर नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? जो नाना साहिब थे उनका दूसरा नाम था धुंधु पंत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, नाना साहब एक कुशल सेना नायक और देशभक्त थे, यानी कि राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का आह्वान करते हुए पेशवा की उपाधि धारण की। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जाता है 1857 क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब जी के द्वारा किया गया था। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नियम से नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम है इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1919 इसको भी ये कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश में कैबिनेट की एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? तो ये कब कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, भारत सरकार नियम 1858। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम के राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय तक हिरासत में रखने की अनुमति थी? तो ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष तक रखने की जो अनुमति थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1780 में किसने भारत पे पहला अखबार द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ऑक्सटक हिस्की ने किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब इसका इतिहास चाहे आप इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, बंगाल गजट की कहानी 29 जनवरी 1779 को जेम्स ऑगस्टिक हिस्की ने कोलकाता में शुरू किया था। हर शनिवार को पब्लिश होता था। उस समय इसकी कीमत 1 रुपए थी। 3 साल बाद 30 जनवरी 1782 को ब्रिटिश सरकार ने इसे बैन कर दिया था।
ये है बंगाल गजट आपके सामने, ये पूरा उदाहरण है। अगला है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? यानी किसने कहा था कि अगर भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा दी जाए तो उनका जो नैतिक होगा, उनका जो मॉरल होगा, उनका क्या होगा? उत्थान होगा, उनका विकास होगा। चरित्र का क्या उत्थान होगा? उत्थान का मतलब उनका विकास होगा। ठीक, ये जो शब्द है, ये वाक्यांश है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, वुड्स का नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच, जिसे 1854 कहा गया है। अगला है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से आप सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार नियम 1858। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का क्या नाम है? तो जो सबसे पुराने पत्तन का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता पत्तन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था? तो ब्रिटिश भारत का पहला वाइसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग को जो है ऐसा किया गया था। अब देखिए इसके पीछे कहानी सोचिए। देखिए 1858 के भारत सरकार नियम के बाद ब्रिटिश भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया और गवर्नर जनरल के पद को वाइसराय में बदल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट हमें बात बता रहा है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि किस अधिनियम के बाद या किस किस डेट के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद वाइसराय में बदल दिया गया? तो अधिनियम पूछे तो 1858 के अधिनियम के बाद, ठीक है, जो भारत का गवर्नर जनरल होते थे उसे वाइसराय बना दिया गया। ठीक है, इतना याद आ गया आपको। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए 1858 बदल गया तो जब आया तो 56 रहा, 57 रहा, 58 रहा। तो जब 58 से में बदल दिया गया तो यही गवर्नर जनरल था, फिर यही वाइसराय बन गया। तो इसलिए कहा जाता है जो लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला वाइसराय था। ठीक है, 1858 में जब ब्रिटिश ताज को सत्ता स्थानांतरित की गई तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया, जो मैंने अभी आपको बता दिया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वाइसराय के पद को संभाला, जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते वाला पहला राज्य था? तो करने वाला कौन सा राज्य था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत के शासन प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर सी होगा 1858। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा भारत के प्रशासन को 1 नवंबर 1858 को, डेट पूछे तो याद रखिए 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सम्राट के हाथों सौंप दिया गया। यह उद्घोषणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को ब्रिटिश ताज में अधीन कर दिया था। अगला है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा में सौंप दिया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया 1858, ये मैं इसको विस्तार में बता दिया है। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना? तो इनकी स्थापना ऑप्शन नंबर सी 1873 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, सत्यशोधक समाज जिसका अर्थ होता है सच की खोज करने वाला समाज, 24 सितंबर सन 1873 को ज्योतिबा राव फूले द्वारा एक क्या है ये स्थापित किया गया। सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे। तो 1876 में बंगाल में इन्होंने किसकी स्थापना? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। अगला है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? जो सारागढ़ी की लड़ाई है ये किस वर्ष लड़ी गई थी ये आपको बताना है। तो 73 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1897। कब? 1897 जो सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। ये लड़ाई कौन कौन सी थी? तो भारतीय इतिहास के जो मील का पत्थर साबित हुई थी। कौन सी लड़ाई? सारागढ़ी की लड़ाई। सारागढ़ी की लड़ाई कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1897 को ये लड़ाई हुई थी। इसमें देखिए
ये जंग जो है सिखों के बीच हुई थी और अफगान के बीच हुई थी। इसमें 21 सैनिक थे। सिखों के 21 सैनिक थे, अफगान के 10,000 सैनिक थे। फिर भी 21 सैनिक जो सिख थे, 21 सैनिक जो है 10,000 अफगानियों के ऊपर क्या पड़े थे, भारी पड़े थे। और लगभग 600 अफगानियों को उन्होंने मार गिराया था। ठीक है। अगला है, भारत बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो आत्मीय सभा की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की। इन्होंने इसे 1815 में कोलकाता में स्थापित किया था और इस सभा का उद्देश्य साल दार्शनिक विषयों पर बहस और चर्चा करना था। साथ ही स्वतंत्रता सोच और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न का निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? तो सीताराम राजू का नेतृत्व जो है किस आंदोलन के हाथ में था? तो रंपा आंदोलन। कौन सा था? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही होगा, रंपा आंदोलन था। ठीक है। अब पढ़ते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आंदोलन के क्रांतिकारी थे। ठीक है। उन्होंने 1922 से 1924 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे मान्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो हर एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रंपा विद्रोह ब्रिटिश सरकार के वन कानूनों, आदिवासी समुदायों के शोषण के खिलाफ एक नया आदिवासी विद्रोह था। अल्लूरी सीताराम राजू को व्यापक रूप से रंपा विद्रोह का नायक माना गया। उन्होंने 1882 के मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाई, जो आदिवासी लोगों को अपने स्वयं के जंगलों में स्वतंत्रता पूर्वक आंदोलन करने से प्रतिबंधित करता था। तो ठीक है, ये आंदोलन याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया? तो बहिष्कृत भारत नाम का जो ये मराठी का क्या था, समाचार पत्र था। तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए V.R. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1881 में पारित किया गया था। अगला है, 1881 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के वाइसरॉय के शासनकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कारखानों में श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार करना, खासकर बाल श्रम की समस्या को हल करना था। तो कब कारखाना अधिनियम आया था? 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है। इसे कारखानों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रोक लगा दी और 7 साल से 12 साल के बच्चों के लिए कार्य समय 9 घंटे तक सीमित कर दिया। 1885 में एक कारखाना आयोग भी नियुक्त किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली की थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अगला है, किस अधिनियम के मैंगचू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो किस अधिनियम को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1919। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो किस योजना पर? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर होगा, डफरिंग योजना। क्या? डफरिंग योजना पर आधारित था। वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? यानी कि वापस वेदों की ओर लौटो या ओर का नारा किसने दिया था? तो इनका नारा तो दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो वापस वेदों की ओर का आह्वान स्वामी नंद सरस्वती ने दिया था। उन्होंने वेदों और ज्ञान को सत्य का सबसे प्रमाणिक स्रोत माना। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। तो पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर आधारित था? तो कौन नहीं था? यानी कि व्यापगत का सिद्धांत क्या कहता है? व्यापगत का सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के पास उसका स्वयं का पुत्र नहीं है, तो उस राज्य के राज्य को जो है अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। तो उन्होंने देख सबसे पहले सतारा को भी हड़प लिया था, संबलपुर को भी, झांसी को भी, लेकिन मैसूर को नहीं। तो मैसूर से इसका कोई संबंध नहीं है, डी। ठीक है।
ये पूरा व्यापक का क्या है, सिद्धांत बताया गया है। आप इसको, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वही चीज है। आप इसको चाहें तो आप इसको लीजिए, आप इसको पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। आप एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। अगला है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि किसने, हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इस पर जो हस्ताक्षर है, ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दीन दौला ने किए थे। किसके ने? सिराजुद्दीन दौला ने किए थे। ठीक है। अलीगढ़ की अलीनगर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दीन दौला ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अगला है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में रूप में जाना गया। तो जिसे बाद में जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। किसके नाम से? जिसे बाद में जो दोस्तों ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। अगर वहीं आप ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या था, तो उसका नाम था ब्रह्म सभा। वही बदल के ब्रह्म समाज उसका नाम हो गया था। ठीक है। देखिए, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसका नाम बाद में ब्रह्म समाज रख दिया गया। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य शाश्वत ईश्वर की पूजा करना था। ठीक है। इसने एकस्वरवाद, मूर्ति की पूजा का विरोध और सामाजिक सुधारों जैसी सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय भारतीय कांग्रेस का विभाजन जो है नरम दल और गरम दल में हो गया था? तो कौन से हो गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा 77, ऑप्शन नंबर सी 1907 में। कब हो गया था? 1907 में हो गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 77 हो जाएगा। जो कांग्रेस थी वो दो दलों में बट गई थी। कितने? जो कांग्रेस थी दो दलों में बट गई थी 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है। उसमें दो दल थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। ठीक है। जैसे नरम दल में हो गए गांधी जी, ठीक है, गरम दल में हो गया सुभाष चंद्र बोस। ऐसे थे जो गरम दल और नरम दल। ये कब हुआ? तो ये हुआ 1907 में। एक अधिवेशन होता है जिसे कहा जाता है सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल क्या है, अलग हो गए थे। ठीक है। ये देखिए, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसके अध्यक्ष दो रास बिहारी घोष थे। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में प्रयोग विद्यालय की स्थापना की? तो मैंने आपको ये एक प्रश्न रिपीट हुआ है, 20 का 77। निम्नलिखित में से किसे बंगाल पुनर्जागरण के मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक? ये मैंने आपको बताया था, नवाब अब्दुल लतीफ खान। लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? जो लाला लाजपत राय थे, ये किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक। कब के? पंजाब नेशनल बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है। देखिए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। 1894 में बंगाल नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। तो ठीक है, कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। यह बैंक भारत का पहला पूरी तरह से भारतीय बैंक था। अगला है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ की? ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में की गई थी। अगला है, देखिए, 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना बॉम्बे, जो कि अब मुंबई में है, यहाँ की गई थी। बॉम्बे स्वीपिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कासौस जी नाना भाई दावर ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा
डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा, यानी कि बिमोस चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला है 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय तक जेल में रखने की अनुमति दी थी? 2 वर्षों तक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1798 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। अगला है हमारा, सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? जो सिविल सर्विसेज है, इसका जनक जो है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला, किसे भारत कोकिला का नाम दिया गया? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा गया। ठीक है। निम्न में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? जो सरोजिनी नायडू द्वारा पुस्तक, तो गवर्नर जो है सरोजिनी नायडू द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है। भारत में पहली बार जनगणना किस समय पर हुई थी? अगर पूछे भारत में पहली बार जनगणना किस समय पर हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए 1872 में हुई थी। ठीक है। अब देखिए, इसका डिटेल जानना आपके लिए जरूरी है। 1872 में लॉर्ड मेयो, कौन? लॉर्ड मेयो था, उसके शासनकाल में भारत की पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन यह एक अधूरी जनगणना थी और हर जगह एक साथ नहीं हुई थी। अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपको 1872 बताना है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल। अगर वहीं से आपसे ये पूछे भारत में पहली नियमित जनगणना, यानी कि हर 10 साल में जनगणना कब से शुरू हुई थी, तो 1881 बताना है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है। 1951 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई। 2011 तथा 2000 भारत की 15वीं बार जनगणना की जा चुकी है। ठीक है। अगला है ककोरी ट्रेन डकैती। आप यहाँ पे डकैती नहीं, यहाँ पे आप इसको एक्शन मान लीजिए। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो ककोरी ट्रेन डकैती नहीं, यहाँ पे एक्शन है। ककोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? यहाँ पे नाम बदल दिया ना उन्होंने। तो ककोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? जो ककोरी ट्रेन एक्शन है, ये हुआ था ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है। बोला है स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के द्वारा की गई थी। संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आपके लिए प्रश्न है, देश रत्न उपनाम के नाम से जाना जाता है। देश रत्न उपनाम किसका उपनाम है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। दूसरा प्रश्न है, स्वराज पार्टी 1930 की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह भी अभी मैंने आपको बताया। दोनों प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है। अब मैं एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।